गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ये सवाल हम सबको आसपास करना चाहिए, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपनी प्यारी टीम मेंबर सबीन से पूछता हूँ कैसी हैं आप? ठीक हूँ। दैट्स नाइस। पूछना चाहिए ना आसपास, ये अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। होता है। जरा आसपास इंसान पूछता है, ख्याल हाँ। रखता है, बड़ा अच्छा होता है, पर अच्छा ये भी फील देखना होता है। चाहिए, अगर कोई कहते ठीक हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो ठीक है, हाँ, तो आपको ज्यादा पूछना चाहिए। ओके, लेट मी आस्क अगेन। हाँ, कैसे कैसे मैं पूछूं ठीक हो? अब नजर आते छींके मारती हुई कभी कभी आ रही होती है। पोलन सीजन है जी, पोलन सीजन है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतना मतलब एक हिम्मत दी होती है कि डेली बेसिस पे। आज ये मेकअप रूम में बात कर रहे थे शुएब, हमारी टीम मेंबर्स हैं हमारी, तो मैंने उनको जी ये जी, बात कही थी, मैंने कहा देखें जिस जो उस तरफ लोग, हर किसी के अपने चैलेंजेस होते हैं नो मैटर व्हाट, बट जो बिल्कुल। उस तरफ लोग बैठे, अभी हमारी ऑडियंस, हमारी फैमिली, हमारी टीम मेंबर हमें देख रहे हैं, उनको मैंने कहा कि जो हमारी जॉब भी बड़ी चैलेंजिंग है, कि आप जो भी फील कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं, यू हैव टू अपेयर ऑन स्क्रीन। सो जिंदगी में भी यही है कि आप जैसा मर्जी फील कर रहे हैं, कुछ भी, हाँ रेस्ट ज़रूरी है, अपने आप को वक्त देना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपने अपेयर होना है, यू हैव टू शो अप, एंड यही ज़िंदगी है। और इसके साथ ज़िंदगी आपके लिए नहीं रुकेगी, आपको ज़िंदगी के साथ चलना है, वो आप जैसे भी चलें, जैसा भी फील कर रहे हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लाइक यू हैव टू शो अप। दैट्स राइट। लेकिन इसी मामले में सभी मैंने दो डिफरेंट ओपिनियन को देखा है। हम काम के मुतालिक जब हम बात करते हैं, कुछ लोग जब हम मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, हमारे काम से मुतालिक जानते हैं, वो फ़ौरन से कहते हैं बहुत मुश्किल काम है, लाइव जाना, बातें करना, बहुत से गेस्ट्स के इंटरव्यू करना, बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करना। बहुत से लोगों को कैमरा फेयर होता है, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल काम है ये, तो ज़ाहिर है वो इस बारे में बात करते हुए कहते हैं कि आप बहुत मुश्किल काम कर रहे हैं। जबकि मेरा मोस्टली जवाब यही होता है कि व्हेन यू लव योर वर्क एंड व्हेन योर पैशन इज़ अ प्रोफेशन, तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है। एट द सेम टाइम अपने ही प्रोफेशन में जब मैं कुछ लोगों को कंप्लेन करते देखता हूँ ना कि ओहो हमारी इतनी लंबी शिफ्ट हो गई, हमें इतने घंटे काम करना पड़ा, या मैं इतने घंटे स्क्रीन पे हम अनइंटरप्टेड बैठे रहे, तो मैं कहता हूँ मतलब यू हैव चूज इट, आई एम बाय योरसेल्फ। अगर आपने कैमरे पे काम करना था, मैं स्पेशली जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ जो कि वर्किंग जर्नलिस्ट स्पेशली फील्ड के, क्योंकि चूज़ किया होता है उन्होंने और बड़े खुशी खुशी चूज़ किया होता है। तो समटाइम्स, नॉट एवरी डे, कभी ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं, कभी इंटरनेशनल इवेंट्स आ जाते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आपको ज़्यादा देर काम करना पड़ता है, एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है, आप जो काम कर रहे होते हैं वो ज़रा अपने पैशन को सर्व कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा होता है। बट एक्नॉलेजमेंट इज नॉट एवरीथिंग ना, जो पता है, जो कंप्लेन का एक मामला मतलब होता है ना, आई न्यू इट दैट इज कमिंग फ्रॉम यू। मैं क्यों ये बात करी, मैं इस वजह से ये बात करी हूँ कि देखें, आपको अगर इतनी सैलरी अगर मिल रही है, मैं क्योंकि जर्नलिस्ट के पर्सपेक्टिव से भी बात करी हूँ, क्योंकि हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, बिकॉज हम सब एक तरह से कुलीग्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो उनकी अगर बात करें तो ऑब्वियसली उनको उस तरह से पेज नहीं दी जा रही होती जो वो डिजर्व करते हैं। ठीक है, आपने, ठीक है, आपका पैशन है, आपने चूज किया, सब चीज़ें अपनी जगह पे, बट समटाइम्स आई जस्ट फील लाइक के प्रोफेशनली एक्सप्लॉइट किया जा रहा होता है कि नहीं आपको ये शिफ्ट भी करनी है, आपको ऐसे भी करना है, आपको ये रिक्वायरमेंट। लेकिन जब आप अपने राइट्स की बात करते हैं कि मेरी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, मुझे इतना काम करना पड़ा है, इतने आवर्स देने पड़ रहे हैं कि मैं उसके साथ कुछ और पार्ट टाइम भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो उसमें मुझे कम से कम कंपनसेट उतना किया जाए। ओके, सो वो कंपनसेशन भी उस लेवल पे नहीं की जा रही होती। और मैंने यही देखा है कि ऐसी बात नहीं है कि कुछ चैनल्स लॉस में होते हैं, इट्स जस्ट कि एक चीज़ बना दी गई है कि अच्छा इससे ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि बस रिपोर्टर है। अच्छा, नहीं, जो मेरा इसमें पॉइंट है ना, बात ठीक है आपकी, लेकिन मेरा इसमें पॉइंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, उसने रोजाना नहीं करना 12 घंटे काम, रोजाना एक ऐसा इवेंट नहीं आएगा कि उसने 12 घंटे काम करना होगा। हाँ, ये चैनल्स को भी समझना चाहिए, इदारों को भी समझना चाहिए कि नॉट एवरी डे इज मंडे। ये मुमकिन है कि एक रिपोर्टर एक पूरा दिन शायद कोई काम ना करे, बिकॉज कोई खबर ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो, लेकिन शायद कोई दिन ऐसा आएगा जब उसे 24 आवर्स काम करना पड़ेगा एक खबर के पीछे, उसकी रिपोर्टिंग में, उस पर बात करते हुए। तो द ओनली पॉइंट इज कि वो जो हमने फिक्स कर दिया ना 8 आवर्स अ डे एवरी डे, जी आपने इतने बजे ऑफिस आना है, इतने बजे ऑफिस से जाना है, ये आपका इन टाइम है, ये आपका आउट टाइम है, स्पेशली वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए फील्ड में तो वो एप्लीकेबल ही नहीं होता है। नहीं होता, बिकॉज़ ये समझने की जरूरत एवरी डे है। इज डिफरेंट। हाँ, हमारा कभी तो लंबी काम ही शिफ्ट बड़ा होगी, डिफरेंट कभी है। नहीं होगी। हाँ ना, मैं वही पता है, हमारा काम ही डिफरेंट है। लाइक अगर हम आते हैं, हम मैं यहाँ तो पे कहता शो हूँ ये करते हैं, प्रोफेशन नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल। इट्स लाइफस्टाइल, ऑब्वियसली आपको उस हिसाब से एडजस्ट होना है। बट हाँ, बहुत सारे इवेंट्स हम भी छोड़ते हैं,
बहुत सारी चीज़ें हम बहुत एक गैदरिंग्स होती हैं, लाइक जो डिनर्स होते हैं, आई ऑलवेज अवॉइड क्योंकि ज़रा डिनर्स। सुबह अर्ली उठना मैंने होता है, क्योंकि मुश्किल हो अर्ली उठना जाता है। होता है, 5 बजे आपने सुबह उठना है, 6 बजे यहाँ पे आपकी कॉल सो देयर इज टाइम है। ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग समथिंग। एग्जैक्टली सो मैं डिनर्स मैं अवॉइड करती हूँ। मैं नहीं, बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मैं नहीं अटेंड करती, बिकॉज सुबह आना है यहाँ पे एंड यस, आपको एनर्जेटिक होना है, आप अपनी जॉब के साथ आपको सिंसियर रहना है। सादी सी बात है सो ना। ये हाँ, ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपने उस लिहाज से आप सेक्रीफाइसेस तो करते हैं ना हर बिल्कुल, ना चीज़ डिनर के। पे जाते हैं, ना डिनर पे ना बुलाते डिनर पे हैं। बुलाते हैं और कोई और जब बिन बुलाए तो फिर तो ये ज़रा वाक़ई मुश्किल काम है, बिन लेकिन बुलाए बहुत वो मुश्किल होता है ना मुश्किल हो मैनेज जाता है, करना। हाँ। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारे आस-पास के लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं काफ़ी हद तक, काफ़ी हद तक, जो कि काफ़ी हद हमने तक। इदराक करा दिया उनको कि नहीं, दिस इज़ समथिंग डिफिकल्ट इफ़ इट्स अ वीकडे और इवन संडे, बिकॉज़ अरे मंडे हाँ। को आपने ऑफिस आना होता है। सो संडे से लेके थर्सडे तक डिनर्स का ज़रा काम मुश्किल हो एग्जैक्टली जाता बट है। एनी हाउ जो आज हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कुलीग्स के पर्सपेक्टिव से भी एंड ऑल दैट, काफ़ी सारे चैनल्स हैं जो अच्छा पे भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, सब नहीं करते या ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी बात है, बात बट है। मैं सिर्फ चंद उनकी बात कर रही हूँ जो कि मुझे लगता है कि जो मेहनत है ना उस लिहाज से वो कंपनसेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जिस तरह से बात है कि हमारी सिर्फ जॉब नहीं है, हमारा लाइफ स्टाइल है ये, उस लिहाज हाँ, से चले लेकिन वो और जो हर जॉब की कंप्लेंट वाली अपनी बात सभी मैंने बात की रिक्वायरमेंट्स। ना, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है हाँ, कुछ लोगों के साथ काम करके ना, काम भी करना है, लेकिन मतलब कंप्लेन भी करनी कंप्लेन भी है। करनी है, हाँ, ये काम मसला भी है करना है 12 घंटे, कि स्क्रीन पे रहना भी है, नहीं नहीं काम हम नहीं करना है, फिर कंप्लेन भी करनी है। I mean, why? कि आप वो टास्क किसी और, वो असाइनमेंट किसी और को ना मिल करने भी जाए। नहीं देनी, करनी भी खुद है, लेकिन कंप्लेन भी करनी है, प्लीज डोंट डू दैट। हाँ, ये ना फिर आप करें। उसको जरा अपने काम को एंजॉय एंजॉय करें, करें एंजॉय सिंसियरली करें। अपने काम यस, के साथ, एंड इफ यू थिंक कि अच्छा मुझे नहीं उस तरह से कंपनसेट किया जा रहा तो प्लीज, इतने सारे ऑप्शंस हैं, स्विच, स्विच कर जाएं, खत्म बात। ये सादी स्टेप लेने बात, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सादी बात, नो बकवास, और थोड़ा एकदम हैवी हो जाएगा। नहीं हो गया है। अच्छा। ये तो हम वैसे ऑन लाइटर हाँ, नोट बात कर रहे थे ना। एग्जैक्टली। हाँ, अब मैं अच्छा, कल आप एक प्रोसेस के लिए गए थे, वांट टू टॉक अबाउट दैट? हाँ, बिल्कुल, हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि हम अक्सर ये बात करते हैं ना, चीज़ें आसान होनी चाहिए, डिजिटल वर्ल्ड है, चीज़ें बहुत स्मूथ होनी चाहिए, प्रोसेस बहुत ईजी होने चाहिए, वो चाहे फिर एक कंप्लेंट ही क्यों ना हो पुलिस डिपार्टमेंट में जाके या किसी और जगह पर जाके। तो समहाउ मुझे एक कंप्लेन करनी थी, रिक्वायरमेंट थी यूनिवर्सिटी की, बिकॉज मेरी ट्रांसक्रिप्ट गुम गई थी। सो उसके लिए मुझे पुलिस पे जाके गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवानी थी और मुझे एफिडेविट भी चाहिए था और मुझे अखबार में ऐड भी लगवाना था। सो मुझे इतना अच्छा लगा कि चीज़ें कितनी स्मूथ हो गई हैं। आई वेंट टू पुलिस स्टेशन और वहाँ पे जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर थे, क्विकली इन जस्ट 5 मिनट्स, मतलब मैंने कोई तारुफ नहीं कराया। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि अच्छा नहीं आप गए होंगे तो जी क्योंकि आप एंकर हैं, तो कोई तारुफ नहीं कराया, सीधा गया, मैंने कहा जी ये मामला है, उन्होंने कहा कि फाइन, जिसने 5 मिनट्स उन्होंने मुझे वो दे दिया। एफिडेविट के लिए भी ऐसा हुआ, मैं समझ ही रहा था कि शायद मैं किसी को कॉल करूंगा, यार प्लीज़ करवा दो तो हो जाएगा काम, बट नहीं, मालूम हुआ कि नहीं, आपको खुद ही करना पड़ता है, क्योंकि अब तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप उसमें खुद ही करेंगे। OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ रहा होता है, उसी के थ्रू आपका वो जो नंबर है वो इशू हो जाता है स्टैम्प पेपर के लिए और फिर वो प्रिंट हो जाता है, दैट्स इट। वो भी 5-7 मिनट में देखिए आपका सिस्टम काम कितना मुकम्मल। चेंज हो रहा है, देर आए दुरुस्त आए, ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है ना। ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है और बेशक ये चीज़ें हमने बहुत देर से करना शुरू की हैं, बट अब जब हो रही हैं तो उनको अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम हो रहा है, चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, सबसे बड़ी बात। और एट द सेम टाइम फिर चीज़ों को अप्रिशिएट भी करें, उनको बिल्कुल। सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें सोशल मीडिया पे जाके, कीबोर्ड वॉरियर्स ना बने, ताकि मज़ीद जो है वो बेहतरी की तरफ चीज़ें हमारी जाती दिखाई दें। सादी सी बात है जी, जो आपने पहले भी बात की ना कंप्लेन वाली, और अभी हाँ, भी हम ये बात करें, सिर्फ इसलिए करें कि जो चीज़ आपको पसंद नहीं आती, जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आप उससे बेहतर करने की बस कोशिश करें। कोशिश करें। सादी सी बात है, नहीं पसंद आपको कोई जगह, तो बेहतर बनाए ना फिर। आपको आपको मुल्क नहीं पसंद, बेहतर करें। शहर नहीं पसंद, बेहतर करें। गंदगी नजर आती है, सफाई करें। जो चीज़ आपको सही नहीं लगती उसको ठीक करने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ जस्ट कंप्लेनिंग। एक और मसला यह है कि बस अपना काम नहीं करना, वो ये काम नहीं कर रहा, वो ये काम नहीं कर रहा, और वो ये काम क्यों कर रहा है, इस पर सारा फोकस है। हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है, उस पर बात नहीं होती। लेकिन अभी हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक लेनी थी आपने, तो हम एक ब्रेक लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम जरूर सबको बताते चलेंगे एक और इम्पॉर्टेंट बात भी है। एग्जैक्टली मार्क हक। अब से कुछ दिनों के बाद हम इसको सेलिब्रेट करेंगे, एक स्पेशल ट्रांसमिशन होगी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, उसमें आप भी हिस्सा बन सकते हैं। आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं कि आपने मार्क हक के हवाले से जिस भी तरीके से अपने एहसासात को एक्सप्रेस करना है वो आप कर सकते हैं। वो आप पोस्टर्स के थ्रू कर सकते हैं, सॉन्ग्स के थ्रू कर सकते हैं, पोइट्री के थ्रू कर सकते हैं, आर्ट वर्क के थ्रू कर सकते हैं।
कोई लिमिटेशन नहीं है, अपने अपने अंदाज में आप खराज तहसीन पेश कर सकते हैं उन तमाम हीरोज़ को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंक्लूडिंग जो हमारी नेशन है, बिकॉज हम एक कौम बन के हम सब मुत्तहिद हुए थे और अपने मुल्क के दिफा के लिए हम सब खड़े हुए थे एक साथ। सो आप सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वक्त स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और हमें जल्दी से अपना कंटेंट भेजें, लेकिन प्रिसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आप कंटेंट तो कंटेंट होता है, लेट्स सी कि किस तरह से कंटेंट हम तक पहुंचता है, हम आपसे शेयर करेंगे इन दैट पर्टिकुलर ट्रांसमिशन। अब ये लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। चेक सारे इन सब के आगे आप टिक लगाइए। ये सारे मसाइल हैं और देर ऑल पार्ट ऑफ आवर ग्रेटर इकोसिस्टम, आवर सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, और ये उसके पार्ट एंड पार्सल हैं। अब नौजवान के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो ओवरवेलमिंग है भी। उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको कहाँ अप्लाई करना है, ये उसको नहीं पता। हम फोकस करते हैं, जो आपने यूथ डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, हम यूथ डेवलपमेंट को इक्वेट करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी के साथ। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि अगर एक मुकम्मल इंसान सिर्फ एम्प्लॉयबल होना काफ़ी नहीं है, डिग्री होना काफ़ी नहीं है। वो डिग्री तो हासिल कर लेंगे, आप देखेंगे कि हज़ारों बल्कि लाखों के हिसाब से लोग होंगे जो कि हर साल डिग्री लेके हमारी जॉब मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उस डिग्री का इस्तेमाल कहाँ पे करना है और किस तरीके से करना है, उसको इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर कुछ आइडिया नहीं होगा कि उससे अपने जो अनसर्टेनिटी के, फ्यूचर के फेयर्स के, पास्ट की नाकामियों के, इन सबको उसने कैसे प्रोसेस करना है। ऐसी स्टेज पे लेके आना है कि वो इन नाकामियों से सीखे, फ्यूचर को प्लान करे और आगे बढ़े। तो ये काफ़ी सारे जो आपने फैक्टर्स बताए, ये सब के सब, पेरेंटल निगलेक्ट भी इसका पार्ट है इसमें। सोशल मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा फैक्टर है इसका, एंड इस पे तो हम काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं कि हाउ टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। लेकिन क्या कंपटीशन वाला एलिमेंट भी है कि वो मुझसे कॉम्प्लेक्स का शिकार भी हो गए, क्योंकि सोशल मीडिया पे वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। मैं और शुभ अक्सर इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि यूथ हमारी बड़ी अपने आप को डिप्राइव्ड समझती है बहुत सारी चीज़ों की, और वो चीज़ें जो कि रियल नहीं भी होती हैं, कि किसी का लाइफस्टाइल ऐसा है, हम अपनी रियलिटी तो दिखा नहीं रहे होते जो कि नॉर्मल है। हम ये दिखा रहे होते हैं, ये गाड़ी आज मुझे मेरे अब्बा ने दे दी, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज मैं सेंटा मोनिका में बैठा हुआ हूँ, आज मैं इन्फिनिटी पूल के ऊपर ऐसे चिल कर रहा हूँ। तो ये हाँ, इस लिहाज से क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भी शिकार है यूथ? सभी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि आपको अपने अंदर प्लेस करते हो आप, बिकॉज एक हद तक जब तक ये सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, हमारे साथ फर्स्ट अगर आई एम स्टडिंग इन अ क्लास, तो मेरे आसपास जो लोग होंगे वो मेरे सोशल इकोनॉमिक्स में या मेरी डेमोग्राफिकली मेरे साथ अलाइन करेंगे। सही बात है। हमारा जो मीडिया हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो एंटरटेनमेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, फिक्शन हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो मोर और लेस एक ही होगी। तो हमारे टॉपिक्स ऑफ कन्वर्सेशन भी काफ़ी यूनिफाइंग थे। ऐसे ही अब सोशल मीडिया के साथ क्या हुआ है कि एक तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बन गई हैं। हमें लगता है कि हमारे पास कंपेयर करने के लिए अब सिर्फ हमारे आसपास के लोग नहीं है, पूरी की पूरी दुनिया है, और हम उसमें हमारी उम्र के लोग भी हैं, हमारे साथ के लोग भी। हम देखते हैं कि ये तो कहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन हम सबको पता है कि सोशल मीडिया पे एक मार्केटिंग प्रोफाइल आपकी जाती है, इट्स नेवर द रियल केस। लेकिन the social media algorithms are created for you to spend as much time on social media as possible. बिल्कुल ऐसे ही है। वो आपको आपसे कितना बेहतर जानते हैं, आपकी सोच है। आपने कभी, आई एम श्योर कि आप सबके साथ हुआ होगा कि आपने कोई चीज सोची और उसका थोड़ा बहुत उसका ऐड आपके सामने आ गया, आपने सोचा, किसी से बात नहीं की आपने, बट उनके पास जो एवटार है, बिकॉज देयर इन इट टू मेक मनी, द मोर एंगेजमेंट दे गेट, जितना आप उसको टाइम देंगे, आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, उनकी दे विल मेक मनी, एंड दैट्स हाउ द बिजनेस इज रनिंग। सो इट इज ट्रेन्ड टू मैक्सिमाइज योर वॉच टाइम। और इससे होता क्या है, आप अपने आप को अपने हाल से और अपने आसपास की रिसोर्सेज से दूर देखना शुरू कर देते हैं। आप चूंकि हाल में नहीं होते, यानी कि इन द मोमेंट आप प्रेजेंट नहीं होते, तो आपको आसपास की चीज़ें जो आपके पास पॉजिटिव्स होते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास अगर मैं सोचना चाहूँ कि आज यार मेरा आज टुडेज वेडनेसडे या ट्यूसडे, तो मुझे जुमे को जाके एक बहुत मुश्किल प्रेजेंटेशन देनी है, तो मैं सोचना शुरू कर दूँ उसके बारे में। हाँ, जब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे ये नज़र नहीं आएगा कि यार मेरे इस वक्त मैं सबीन और शुएब के साथ बैठा हुआ हूँ, आई हैव अ रूफ ओवर माई हेड, पीटीवी के अंदर हम बैठे हुए हैं, माशाल्लाह इट्स अ लेगेसी इंस्टीट्यूशन, सो मेनी वंडरफुल पीपल अराउंड मी, इतना खूबसूरत सेट है,
इतनी अच्छी आपने लाइट्स लगाई हुई हैं, इतने खूबसूरत पेंट्स किए हुए हैं। अब मैं चाहूँ तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं टू गेट मी टू अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट एंड Yes. ग्रैटिट्यूड। हैप्पीनेस हर वक्त नहीं हो सकती, यू कैन नॉट बी हैप्पी ऑल द टाइम। Yes. अगर आप हैप्पी होंगे तो यू विल ऑलवेज कम बैक टू अ स्टेट ऑफ न्यूट्रलिटी। सही अगर बात। आप डिप्रेस होंगे तब भी आपको न्यूट्रलिटी पे वापस आना है, तब आप एक बैलेंस लाइफस्टाइल जी सकेंगे। लेकिन गाइस मसला ये है कि बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी हमारा दिमाग एक कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट स्टेट में रहता है, एंग्जाइटी की स्टेट में। बिकॉज फ्यूचर के बारे में अनसर्टेनिटी, देयर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हमारे पास इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, एम्प्लॉयमेंट की अनसर्टेनिटी है, एजुकेशन की अनसर्टेनिटी है, सो देयर आर अनसर्टेनिटीज अराउंड अस। बट वेयर इज योर फोकस? इज इट फोकस्ड ऑन द वर्क एट हैंड, जो इस वक्त आप काम कर रहे हैं? अभी आप बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि आपको जर्नलिस्ट की जिंदगी काफ़ी टफ होती है। तो जब आप अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो व्हेन यू आर डूइंग योर रिपोर्ट आज, तो उस वक्त आपका कंप्लीट फोकस उस टास्क के अंदर होता बिल्कुल है। ऐसे ही है। उस वक्त आपको ये नहीं फिक्र होती कि मुझे डिनर पे किसने बुलाया है, या सुबह मतलब आंटी को कहना है कि नहीं मैं शादी पे नहीं आ सकती। इस तरह के जो मसाइल हैं वो आपको उस वक्त आपके फोकस से निकल जाते हैं, बिकॉज द कैमरा पुल्स योर फोकस इन Yes. एंड यू हैव टू बी एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट, जैसा कि यू डू अ वंडरफुल जॉब। सो ये चीज़ हम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? हम अपने सेशंस और वर्कशॉप्स के थ्रू यही चीज़ प्रैक्टिकली बिजनेसेस में, यूथ के साथ, बच्चों के साथ, अंडर प्रिविलेज लोगों के साथ, वो लोग जिनके पास मेंटल हेल्थ के पास डायरेक्ट एक्सेस का तरीका नहीं है, या मे बी दे कैन नॉट अफोर्ड इट, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू डू बहुत आवर अच्छी बेस्ट इन वेज वी कैन। क्या आज का नौजवान आइडेंटिटी क्राइसिस का भी शिकार है और उसकी वजह से भी वो खासे मसाइल से दो चार है? शोएब, आइडेंटिटी क्राइसिस तो हमारी सोशल फैब्रिक का एक हिस्सा है, और उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं। lot of them are rooted in history, a lot of them are rooted in the past development of about 10 years जिसके अंदर सोशल मीडिया से डेवलप हुआ है। आइडेंटिटी क्राइसिस भी है शोएब, और सोशल फ्लूइडिटी भी एक चीज़ है, जहाँ पे करियर्स फ्लूइड है, Yes. जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ फ्लूइड है, जहाँ पे आपके सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स भी फ्लूइड हो चुके हैं अब ये फ्लूइडिटी के साथ चलने का तरीका क्या है? यू हैव अपने दिमाग को इतना फ्लेक्सिबल, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसको बोलते हैं, कि जब मैं फोर्स करता हूँ आपको कि आपके दिमाग के अंदर सोचने के नए पाथवेज जनरेट हों, Yes. हमारे पैटर्न्स टूटें, जो जिस तरीके से हम नॉर्मली सोचते रहते अब हैं। रिजिडिटी खत्म हो किसी काम को लेकर। एग्जैक्टली तो हम अपनी इस काम के थ्रू यूजिंग अप्लाइड इम्प्रोवाइजेशन हम लोगों की एक्सेप्टेंस और एक्सपेंशन पे काम करते हैं। तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी टूवर्ड्स न्यू आइडियाज, टूवर्ड्स न्यू कॉन्सेप्ट्स, Right. टूवर्ड्स द चेंजिंग सिचुएशन, टूवर्ड्स चेंजिंग लैंग्वेज। आजकल की लैंग्वेज आप सुने जो जेनजी और Gen जल्फा Z, की होती है, नहीं समझ आती नहीं यार। समझ दे आती। यूज सच एक्रोनिम्स Yes. लाइक NGL, मैं अब सही बता रहा हूँ आपको। सो सीन ये है कि द आइडिया इज टू मेक दैट एक्सपेंशन रूम इन देम, कि उनको इतना अडेप्टेबल बनाए कि कोई भी सिचुएशन चेंज हो उसके साथ वो क्विकली अडेप्ट अडैप्ट करें। और करें, वो ये बड़ा जरूरी है। सो यू वर्क नेशन वाइड? जी वी कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कोई आपके साथ वर्कशॉप्स के लिए? आप फॉर दैट मैटर, जिस तरह के आपने थिएटर की बात की है, सब कैसे कनेक्ट हो सकते इन हैं? सब के नीचे नॉलेज बेस तो एक ही है। आई हैव हमारा जो ट्रेडेक्स मेंटल हेल्थ सर्विसेज इज माय कंपनी इन व्हिच वी गो एंड वर्क विद बिजनेसेस। CNC थिएटर आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, प्लीज जॉइन आवर पेज। और आपको वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ की आपको वीडियोस और सैम्पल्स भी मिलेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम काम क्या करते हैं। ताकि आप उसके साथ जुड़ने से पहले जरा समझ तो लें कि काम हो क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ये जाए। गारंटी है कि जो भी हम करेंगे आपको मजा बहुत आएगा। यू हैव अ ग्रेट टाइम डूइंग इट। I think That's that's the baseline. wonderful. The time should be great actually. Kasim, thank you very much. साथ मौजूद थे आप। थैंक यू सो मच। Likewise. हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। अब 8 बजे से 9 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताबन किया है कुरकुरे, माउंटेन ड्यू, नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड, नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर, पेप्सी कोला इंटरनेशनल और सेंसोडाइन ने।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। गड़बड़ 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 गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए। इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज स्मॉल एज के मशवरे से इस्तेमाल करें। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? क्या टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। ज़्यादातर पेशेंट्स कैविटीज़ के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज़ और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते हो। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। फ्रॉम नेस्ले। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अब ड्यू है तो शुरू है। ये कमेंट, ये व्यू और ये माउंटेन ड्यू। ज़्यादातर पेशेंट्स कैविटीज़ के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज़ और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। आज प्रोग्राम के आगाज में भी आप एलर्जी की बात कर रही थी। वैसे एलर्जी सीजन तो है, अभी आंखों की एलर्जी की बात करेंगे, है ना? एलर्जी होती है लेकिन होता ना, लोग अब उठे चल रहे होते नहीं, उठे सो के भी उठते तो कहते हैं जी आंखों में हल्का हल्का यहाँ पे कुछ जमा हुआ होता है, या आंखों से पानी आ रहा होता है। वो तो खैर मोबाइल के भी बड़े उस इस्तेमाल से तुम तो वो वाली अम्मी जो हर मसले के एंड पे कहती है ये मोबाइल का मसला है सारा। अच्छा, वैसे अब आहिस्ता आहिस्ता ना, मतलब आप देखें हम सब कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की तरह बनते जा रहे हैं ना। क्योंकि होता है ना, अक्सर मुझे नहीं पहले परवाह होती थी कि लाइट्स ऑफ है ऑन है कुछ ना, तो अब मैं मेक श्योर करती हूँ चाहे पंखा क्यों एक्स्ट्रा चल रहा है, जब पंखा बंद करती हूँ तो एकदम मुझे क्लिक करते हैं कि ओह ये तो मेरे अब्बा कहते थे। सो ट्रू। जो वो सारी चीजें ना, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। हाँ, मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। हाँ, बच्चे अगर एक रूम से निकल जाए, मैं फौरन से जाके वहाँ पे लाइट ऑफ पंखा, मुझे एकदम याद आता है कि हमारे बचपन में भी ऐसे ही होता था। तो पेरेंट्स आगे अब्बा जी करते थे। हाँ, कि पंखा बंद कर। तो अब एहसास होता है ना कि वो भी ठीक करते थे। छींक आई है ना, और फोन यूज करो।
लेकिन ये जो बात हम एलर्जी की करें, चूँकि ज़ाहिर है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जीज़ वो लोगों को होती हैं, लेकिन अभी हमें इस सेगमेंट में बात करनी है आंखों की एलर्जीज से मुतालिक। यूँ तो नॉर्मली हम सब पिंक आई से मुतालिक बहुत बात कर रहे होते हैं जब उसके बहुत से केसेस सामने आते हैं, बट अभी हमें बात करनी है कि और कौन कौन सी एलर्जीज़ हैं आंखों की सेहत कितनी ज़रूरी है, उनकी हिफाजत कितनी ज़रूरी है, और अगर कोई इशू हो तो उसको आपने लेट गो नहीं करना होता, आपने उसको वाकई ज़रा सीरियस लेना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सेंसिटिव पार्ट ऑफ ए बॉडी है। वैसे तो एवरी ऑर्गन इज़ वेरी सेंसिटिव, बट आई फॉर श्योर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो बड़ा ख्याल रखना। एट द सेम टाइम बहुत से लोग जो कि एस्थेटिक्स के चक्कर में या फॉर दैट मैटर पार्टी वेयर के चक्कर में वो लेंस पहनते हैं, और अक्सर ये होता है कि लेंस की वजह से भी आंखें ख़राब हो जाती हैं। हम प्रॉपरली उसको इस्तेमाल करते हुए ख्याल ही नहीं रख रहे होते कि अच्छा उसकी अपनी क्या केयर है। समटाइम्स हम ये भी देखते हैं बहुत से लोगों को गलती करते हैं कि लेंस का जो पानी होता है वही आंखों में डायरेक्ट डाल रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा, मैंने भी ये प्रैक्टिस, मुझे भी किसी ने ओ पता नहीं किस बेवकूफ़ की, मैंने बेवकूफ़ इस वक्त शायद लेकिन मैंने भी ये बेवकूफ़ी की थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि ये बहुत डेंजरस है, मैंने छोड़ दिया। खैर मैंने एक हफ्ता ही किया था, देन मुझे समझ आ गई थी, एंड देन मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने तो लेंस पहनने छोड़ दिए, लेंस मेरी आंख के अंदर, इफ यू रिमेम्बर, गुम ही गया था, लेंस टूट गया मेरी आंख के अंदर के, वो ऊपर जाके कि गुम गया, वो चिपक गया, और मैं इतनी परेशान कि उसके बाद लाइक विद इन 10 मिनट्स लाइव शो था, और मैं हॉस्पिटल भागने की सिर्फ सोच रही थी क्योंकि चुभन, और वो बस गुम गया था ऊपर कहीं। और पता नहीं कोई नेकी कहते हैं ना कभी कभी काम आती है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाता है, तो वो खैर मैंने अच्छा वो उसको किया, ऊपर वाली साइड पे ऐसे मसाज, तो वो निकल गया खुद ब खुद, बट दैट वाज वेरी डेंजरस। वो दिन था, आज का दिन था। कलर्ड लेंसेज हो, नजर के हो, मैं कभी यूज नहीं करती, ग्लासेस पहने, क्योंकि देखिए आपकी नजर है तो सब है, बेशक ऐसी ये आंखें हैं जिससे आप सब देख रहे हैं, बेशक है। तो इस पर आज हमें मजीद बात भी करने आंखों की सेहत और हिफाजत से मुतालिक, और कौन कौन सी एलर्जीज हैं और क्या किया जा सकता है। डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ने हमें ज्वाइन किया, पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर हैं, इंटरनेशनल जर्नल्स के रिव्यूअर हैं। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर आपके आने के लिए। इस वक्त कौन कौन सी आंखों की एलर्जीज हैं जो कि रिपोर्ट हो रही हैं? एक्चुअली जो एलर्जी है स्पेशली इन दिनों में ख़ासकर बच्चों में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रही है, और एलर्जी को नॉर्मली देखें कि एक मौसमी मसला इसको समझा जा रहा है कि जी ये एक मौसम की तब्दीली की वजह से या उसकी वजह से वो हो रहा है ना, लेकिन ये चीज़ अब इससे आगे बढ़ चुकी है, यानी ये एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न एक बन चुका है। तो रिसेंटली अभी एक कराची में एक ऑर्गेनाइजेशन ने स्टडी किया स्कूल के मुख्तलिफ बच्चों पे, और बहुत हैरत कुन को तौर पे जो बच्चे उन्होंने स्टडी किए उसमें कोई 19% से अबव जो बच्चे हैं उनमें एलर्जी के केसेस वो रिपोर्ट हुए हैं वहाँ। अच्छा, और वो कौन कौन सी एलर्जीज थी? इसमें चूँकि इसमें एलर्जी की बड़ी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, बहुत वैरायटी है, लेकिन इसमें जो वर्नल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है ये बड़ा कॉमन है ख़ासकर बच्चों में, और यही ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या अलामात होती हैं उसकी? अलामात तकरीबन ज़्यादातर जो एलर्जीज़ हैं अलामात तकरीबन सब की एक ही होती हैं, मतलब इसमें ख़ारिश होती है, ये तो पहली अलामत है किसी भी एलर्जी की। इसमें पानी आता है, आँख सुर्ख होती है, इसके अलावा रोशनी से बहुत ज़्यादा एलर्जी में ये बहुत कॉमन है कि आपको जो रोशनी है उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील होती है, तो ये उसकी एक कॉमन। इसके अलावा अगर सीवियर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई स्टिकी डिस्चार्ज आ रहा है तो ये अलामत ज़्यादा ख़तरनाक समझी जा रही है। तो ये वो इलामात है जिसको अगर वो ज़ाहिर हों तो फिर इसको एक आम मौसमी बीमारी नहीं समझना चाहिए, इसकी एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। अच्छा, आंखों का रेड होना होता है ना, अक्सर रेडनेस हो जाती है, खैर कुछ टाइम के बाद वो खुद ठीक भी हो जाती है, उसमें कोई ऐसी जलन या कुछ नहीं, लेकिन कोई अगला बंदा आपको बता रहा होता है कि आपकी आंखें रेड हो रही हैं, इसकी क्या वजह है? असल में ये मैं अक्सर कहता हूँ कि जी हर जो रेड आई है वो इन्फेक्शन नहीं होती, और हर ख़ारिश मामूली नहीं होती। तो ये एक में कॉमन तो ये है कि रेडनेस की कई रीज़न हो सकती है। आप देखें अगर टायरनेस है, आपने आराम नहीं किया, रात को इसी तरह सो गई और सुबह आप उठी, तो वो टायरनेस की वजह से वहाँ उसकी वजह से भी एक रेडनेस हो सकती है। थकावट से आंखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल एक कॉमन है, पूरा होना आंखें लाल हो सकती हैं। बिल्कुल, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो एलर्जी की वजह से हो या इन्फेक्शन हो, लेकिन अगर आपकी विजन भी इम्पेक्ट हो रही है या अपने आँख को आप अगर बहुत ज़्यादा रब कर रहे हैं, और या फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे रीडिंग भी नहीं हो रही और धुंधलापन आंखों के आगे आ रहा है, तो ये वो इलामात हैं कि फिर इसको आम नहीं समझना चाहिए। तो वालिदैन कैसे अंडरस्टैंड करेंगे अगर बच्चा आंखों में ख़ारिश कर रहा है, कुछ शिकायत कर रहा है, या बार बार आंखें झपक रहा है, तो ये कोई
प्रॉपरली एक एलर्जी हो सकती है जो कि ट्रीटमेंट मांग रही है? बिल्कुल, एक्चुअली ये कि ये एक जो कॉमन साइन है एलर्जी का, वो तो यही है कि आँख जो बच्चे हैं आँख मलते हैं बार बार। तो लेकिन अगर आंखें भी बार बार मल रहे हैं और आप जिस तरह एक नॉर्मल ट्रीटमेंट है एलर्जी की, कोई ड्रॉप्स वगैरह किसी डॉक्टर की एडवाइस पे यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसका एपिसोड जो है वो रिपीट हो रहा है, यानी वो एलर्जी दोबारा हो रही है। आपकी आंख में वही जो इलामात हैं, खारिश है, पानी आना है, इसके अलावा जो स्टिकी डिस्चार्ज है, यानी गाढ़ापन जो होता है, जो गाढ़ा पानी आता है, वो अगर बार बार आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि वो एक आम एलर्जी नहीं है, वो एक ख़ास बीमारी होती है जिसको वर्नल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इट मीन कि वो एक बच्चे की आंख में डेवलप हो चुका है और उसको उस वक्त उसकी ट्रीटमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर उसकी ट्रीटमेंट आप ना करें, ये जब आप आंखें बार बार मलते हैं तो रब करने से जो आपकी जो कॉर्निया है इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होती है। यानी कॉर्निया आपका डी शेप हो सकता है, वो एक कॉनिकल शेप भी उसकी बन सकती है और इन फ्यूचर एक बड़ी एक ख़तरनाक डिजीज़ है जो एक बहुत बड़ा रिस्क है आँखों के लिए, जिसको केराटोकोनस कहते हैं और ये बच्चों में बहुत आम है। हम एक सोशली, जैसे आपको पता है कि मैं एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, तो उसमें हम बहुत सारे स्कूल के बच्चों की फ्री स्क्रीनिंग हम कर रहे होते हैं। तो बड़ी एक हैरत की बात होती है, मैं एक आम स्कूल्स की नहीं बात कर रहा हूँ जो रिमोट एरियाज़ में या विलेजेस में, मैं आपको एक यानी जो सिटीज़ हैं जो ऑलरेडी जहाँ पे जिसके वालिदैन भी अवेयर्ड हैं, अच्छे स्कूलों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब हमारी टीम्स जाती है और हम जब स्क्रीनिंग करते हैं तो बहुत सरप्राइजिंगली बाज़-औक़ात हमें 100 बच्चों में 4-5 बच्चों में भी ये केराटोकोनस का मसला निकल आता है। जबकि उन बच्चों को पता ही नहीं होता है, पेरेंट्स को पता ही नहीं ना बच्चों को पता है ना पेरेंट्स को पता है। वो कहते हैं जी बस बच्चा आँख मल रहा है और बस एक नॉर्मल चीज़ उसको समझ रहे हैं, तो उनको ये नहीं पता कि क्या कॉम्प्लिकेशंस आँख में डेवलप हो चुकी है और उसकी आँख किस हद तक जो है ख़तरे में जा चुकी है। तो ये चीज़ें ये है कि लॉन्ग टर्म जो है ये आपकी बिनाई मुतासिर कर सकती है, टोटली इवन परमानेंट लॉस ऑफ विजन हो सकता है। यानी मुस्तकिल ये जो आपने सुना होगा आँख की तब्दीली, ये बेसिकली आँख तो चेंज नहीं होती, ये अक्सर मिसकंसेप्शन लोगों में है कि जी ये चलो अगर नज़र चली गई तो आँख तब्दील कर लो, वो होता है कॉर्निया, आपकी जो ग्राफ्टिंग है कॉर्निया की होती है। तो ये वो स्टेज होती है कि अक्सर वो ये बीमारी होती है कि ये लेटरॉन यानी आगे चलकर यानी ईयर्स आफ्टर, तो ये एक केराटोकोनस डेवलप होता है जिसकी वजह से जो कॉर्निया परमानेंटली डैमेज हो जाता है और फिर वो यूज़ के काबिल नहीं रहता। जब यूज़ के काबिल नहीं रहता तो डेफिनेटली आप उसको रिमूव करके तो नया कॉर्निया लगाना पड़ता है, जो अक्सर हमें श्रीलंका से या यूएस से लोग डोनेट करके भिजवा रहे होते हैं। अच्छा, जो नॉर्मल एलर्जीज़ होती हैं, ये तो एक आपने बड़ा सवेयर केस बताया और ऑब्वियसली इसकी अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट नॉर्मली जो एलर्जीज़ होती हैं उसके लिए सेल्फ मेडिकेशन भी हम देख रहे होते हैं, खुद से कोई कतरे लाए आंखों में डाल दिए, या बस सिर्फ ठंडे पानी की छींटे यही काफ़ी होती हैं? नहीं, असल में देखें सेल्फ मेडिकेशन इसलिए नहीं होनी चाहिए कि ज़्यादातर एलर्जी में रिलीफ आपको मिलता है जब लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत क्विकली, क्योंकि एलर्जी की वजह से जब आप आंखें रब करते हैं तो इसमें इन्फ्लेमेशन, आँख की जो सतह है उस पर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है और उस इन्फ्लेमेशन की वजह से फिर आपको इरिटेशन फील होती है और फिर आप आंखों को बार बार रब करते हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं जो ट्रिगर्स होते हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए कि जब स्टेरॉइड ड्रॉप्स एकदम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन तो चली जाती है, वक्ती तौर पे रिलीफ मिल जाता है, लेकिन उस पेशेंट को, उस पेरेंट को या उस बंदे को ये नहीं पता कि परमानेंटली उसकी आंख में क्या चीज़ वो खो चुका है। क्योंकि स्टेरॉइड्स को बार बार यूज़ करने की वजह से उसका ग्लूकोमा, जो काला पानी जिसको कहते हैं, और ये तो अभी देखें ना कि आपको एक कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवा पे एक इशू है कि वहाँ पे आपकी इन्फ्लेमेशन है और वहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन है जिसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी आंख ग्लूकोमा की तरफ से स्टेरॉइड के एक्सेसिव यूज़ की वजह से चली जाती है, रिलीफ आपको डेफिनेटली उसमें मिलता है, लेकिन कोई भी मेडिसन जो है विदाउट प्रॉपर जो आई स्पेशलिस्ट है उसकी सुपरविजन के बगैर और उसकी एडवाइस के बगैर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटी एलर्जिक ड्रॉप्स होती हैं जो बाज़ लोगों में सेफ़ होती है, बाज़ में नहीं होती। फिर उसमें स्टेरॉइड्स में भी बहुत सारी किस्में होती हैं, तो जो एक डॉक्टर है वो उसकी जस्टिफिकेशन देखता है कि जी हमें कौन सा स्टेरॉइड अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि स्टेरॉइड्स के अंदर भी
वीक स्टेरॉइड्स हैं, स्ट्रॉन्ग्स हैं, फिर हर एक के अपने अपने एक इम्पैक्ट्स हैं। वो एक जो नेशनल कतरे हम कहेंगे, जो फॉरेन से कुछ भी होता है ना, तो उसको नेशनल में इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत कॉमन है नहीं, उसका नाम हम ले सकते हैं, क्योंकि आई रियली वांट कि आप बताएं कि वो किसके लिए सेफ है, किसके लिए नहीं। जीरो ड्रॉप्स होते हैं, 0% समथिंग कोई ड्रॉप्स मिलते हैं वहाँ पे, आप शायद उसको बता सकते होंगे। क्या उसमें स्टीरॉइड्स होते हैं या वो सबके लिए सेफ है? वैसे नॉर्मली तो मैं ये देखता हूँ कि लोग अर्के गुलाब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं और समझते हैं कि जी वो ही बहुत ज़्यादा सेफ है। बिल्कुल। तो लेकिन उसमें भी ज़्यादातर केसेस में यानी जो चेक किए गए उसमें भी ज़्यादातर स्टेरॉइड ही पाया जाता है ना। और या नॉर्मली लोग जाते हैं कि जी एक मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, जी बस मेरी आंख सुर्ख हो गई है, तो विदाउट नोइंग द बैकग्राउंड कि जी इसकी वजह क्या है, किस वजह, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जी रेड हो जाती है, तो लोग अक्सर कोई भी एंटी इन्फेक्टिव ड्रॉप्स हैं वो डाल देते हैं। तो अभी वो मैंने बताया कि आपने नींद नहीं पूरी की, थकावट है, कोई वजह है, आपको उसकी वजह से इरिटेशन हुई है, रेडनेस हुई है, तो आपने फ़ौरन ड्रॉप डालना शुरू कर दिया है विदाउट कि जी आप कोई थोड़ा सा सूथिंग, थोड़ा सा आप रेस्ट करें या पानी के छींटे डाल लें आप, ताकि आप एक रिलैक्स हो जाएं और रेस्ट के बाद हो सकता है कि आप नॉर्मलाइज हो जाएं। लेकिन लोगों को भी चूँकि एक हमारी इन्वायरमेंट ऐसी बन चुकी है कि जल्दी होती है कि जी बस घंटा ना और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँ ना, तो यानी हर जगह पे एक जो मैजिक है वो लोग चाह रहे होते हैं कि जी बस अलादीन का चराग हो, और यही चीज़ हमारी पाकिस्तान में बीमारियों की वजह बनती जा रही है कि जो हम जल्दी कर रहे होते हैं। और अभी देखें ना कि हम काफ़ी सारी चीज़ों पे खर्च कर रहे होते हैं, ड्रेसेस, अपने शूज़ पे, अपनी लुक पे, बहुत बड़ा, यानी वो आप जितना करें आप कहते हैं कि कम है। लेकिन जहाँ एक मेडिकल की बात हो जाती है कि जी यहाँ पे अभी एक इशू है जो आपकी ज़िंदगी है, यानी जो आपको बचाती है, अगर आप जिंदा हैं तो आपके ड्रेसेस भी काम आएंगे, आपका घर भी काम आएगा, आपकी गाड़ी भी काम आएगी, आपका पैसा भी काम आएगा। लेकिन लोग पैसा वहाँ पे अपनी मेडिकल इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए नहीं इस्तेमाल, और अगर करते भी हैं तो बहुत सोच समझ कर करते हैं, हालांकि वही चीज़ है जो उनको ज़िंदा रख रहा है कि ठीक है हम कहते हैं कि चलें जी आप जो बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसेस हैं, लेकिन एटलीस्ट आप इतना तो कर सकते हैं कि जो एक क्वालिफाइड लोग हैं कि उनके पास जाएँ, उनके सेटअप पे जाएँ, एटलीस्ट उनसे एक मेडिकल एडवाइस ले लें और उसके बाद उसको यूज़ करें, तो फिर आपकी सेफ्टी है और आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। और ख़ासकर ये एलर्जीज़ में बहुत ज़्यादा बेहतियाती हो रही हैं। हम बड़ी यानी हम अपना जो इलाका है मनसरा, वहाँ पे जो हमारा हॉस्पिटल है, तो रिपोर्ट करते हैं लोग ग्लूकोमा के साथ, हालांकि अगर इन्वायरमेंटली और उस इलाके के जो ओवरऑल यानी वेदर को और हम ओवरऑल जो इन्वायरमेंट है वहाँ उसको देखें तो वहाँ पे इस तरह की कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो काला पानी को कॉज कर रहा हो। अच्छा। ठीक है, यानी उस इलाके की अगर आप समझें तो उस इलाके की ये बीमारी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो बीमारी भी वायरल है। तो क्यों है? डेली ओपीडी में, तो उसकी रीज़न यही है कि जो सेल्फ मेडिकेशन है कि लोग जाकर कोई चीज़ भी यूज़ कर लेते हैं कि जी ये कतरा मैंने डाला था जी मेरी तो सुर्खी एकदम ठीक हो गई। तो लेकिन वो ये चीज़ नहीं देख रहे हैं कि जी आपका एक मसला तो एड्रेस हो गया, ठीक है, हम मानते हैं कि आपकी जो रेडनेस है डेफिनेटली जब आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज़ करेंगे तो आपकी रेडनेस तो डेफिनेट है, लेकिन उससे और कितने और मसाइल पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। और फिर जो उसका लॉन्ग टर्म यूज़ है, इवन देखें ना एलर्जीज़ में अक्सर जो स्टेरॉइड्स हैं बाज़ उसकी नीड इंतहाई ज़्यादा जस्टिफाइड होती है कि डॉक्टर्स देते हैं, कोई और ज़ाहिर है उनके पास कोई रास्ता नहीं होता ताकि वो एक क्विक रिलीफ आपको, लेकिन जब एक डॉक्टर उसको सुपरवाइज़ करता है तो वो एक टाइम पीरियड होता है, फिर उसको एक मोनीटर कर रहा होता है कि जी इस आंख का प्रेशर ज़्यादा तो नहीं हो रहा और क्या और चीज़ें स्टेबल हैं, या जो बैक में रेटिना है बैक ऑफ द आई कि वहाँ कोई चेंजेस तो नहीं रिपोर्ट हो रही। अब एक जो डॉक्टर होगा, एक क्वालिफाइड कंसल्टेंट होगा आई का, वो उसको बताएगा तो डेफिनेटली आपका थोड़ा खर्चा तो होगा। यानी लोग देखें ना जब एक आप नॉर्मली जाकर ड्रग को परचेस करते हैं तो वो भी तो पैसों की मिलती है ना, तो वन थिंग जो एडिशनल है दैट इज कंसल्टेंसी फी। प्रिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप प्रिसिजन के साथ आपका इलाज हो सके, अगर फी भी आप नहीं पे करते तो यू गो टू द गवर्नमेंट सेटअप। ऐसे ही है, अब तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट हॉस्पिटल्स भी होते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। डायबिटीज की वजह से भी बहुत ज्यादा आंखें मुतासिर होती हैं लोगों की जब डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती। जी जी, लेकिन जो डायबिटीज है और जो एलर्जीज हैं
ये आपस में इंटरलिंक नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं वो रेटिना में बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है ना। अलबत्ता ये है कि जो आपकी आंखों की ड्राइनेस है, जो ड्राई आइज़ हैं, इरिटेशन की वजह से, एचिंग की वजह से, या जब आप आंखें बार बार मल रहे होते हैं तो ड्राइनेस काज होती है। और ड्राइनेस एलर्जी की वजह से भी ड्राइनेस काज होती है, और ड्राइनेस की वजह से भी एलर्जी होती है। आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। डॉक्टर साहब, क्या विजन का 6/6 होना ये शो करता है कि आपकी आंखों की सेहत 100% है? बिल्कुल भी नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ठीक है। देखें ना, आप एक जिस वक्त आप किसी टनल से गुजरे हैं कभी, जी, अगर मानसरा गए हो तो जी बिल्कुल, रास्ते में बहुत सारे टनल आते हैं ना, जी। तो हम इसको कहते हैं कि अगर आपकी 6/6 है, मैं इधर बैठा हूँ जी, मुझे अगर आप एक बोर्ड पे रीडिंग दिखाएं तो हो सकता है कि मैं आपको एंड पे जो आखिरी लाइन है, बिल्कुल सबसे छोटा जो वर्ड है उसको रिकॉग्नाइज करके मैं आपको बता दूं, लेकिन हो सकता है कि वो मेरी नज़र का आखिरी दिन हो। यानी आप उस चीज़ को, एक बीमारी होती है जिसका भी मैंने जिक्र भी किया, ग्लूकोमा, इसको साइलेंट किलर ऑफ विजन कहते हैं। ये रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंख नज़र को पीछे से, जिस तरह आप एक समंदर के किनारे पे आप हो ना, आप देखते हैं कि एक लहर आती है पानी की, थोड़ा सा एरोजन करके सॉइल को और फिर वापस जाती है। जस्ट लाइक दैट। यस, एकदम आपको फील नहीं होता कि इसने क्या नुकसान किया, आहिस्ता आहिस्ता नुकसान। लेकिन वो ग्लूकोमा यानी मोतिया, काला मोतिया, और इसका अगर इलाज ना करें तो विजन चली जाती है। और इसमें 6/6 विजन भी आपकी होती है। नहीं, और इलाज क्या इसका होता है? 100% होता है। इसका ये है कि जो इसमें लॉस हो चुका है, अब मसलन जो पानी आकर जिस चीज़ को काट चुकी है वो कटिंग वापस रिकवर नहीं होती। अच्छा। लेकिन जो हिस्सा बकिया है वहाँ आप देखें ना, एक प्रोटेक्शन बांध सकते हैं। क्विकली जरा अगर बता दें, ग्लूकोमा क्योंकि आप इसका जिक्र कर रहे हैं, साइलेंट किलर ऑफ विजन, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? इसके सिम्टम्स में उमूमन आंखों में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और लोग अक्सर ही कहते हैं जी सर में दर्द है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी जाकर बस पेन किलर्स ले लेते हैं। यही तो देखें ना, चीज़ वहीं पे ही आ रही है ना, कि आप अपने आप को तबाह करने वाले खुद हैं, कोई आपको और नहीं तबाह कर रहा। तो वो इसमें पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, तो उसको अच्छा, इसमें बाज़ ये है कि इवन मैं कहता हूँ कि अगर इन डेप्थ, मैं कंसल्टेंट लेवल पे भी ये बात करता हूँ कि इन डेप्थ, अगर जिस तरह आपने बात की कि 6/6 है, तो एक जो आई कंसल्टेंट है, आई स्पेशलिस्ट है, या कोई भी फिजिशियन है, उसको वहाँ तक 6/6 तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। कि एक बंदा, ये अक्सर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी बैठकर, अपने हॉस्पिटल में बैठकर अपने स्टाफ को भी ये बता रहा होता हूँ कि जी जब आपके पास एक पेशेंट आ जाता है तो आप उसका डिटेल एनालिसिस करें, क्योंकि जब आप खाली देखें ना उसकी विजुअल इक्विटी को टेस्ट करते हैं, वो 6/6 है, और बस जब उसका वो कहते हैं जी मुझे सिर्फ नज़दीक का मसला है, आपने नियर रीडिंग दे दी और बस उसको घर भिजवा दिया, तो उसका जो बैक ऑफ द आई है उसको कम से कम 2 साल में एक दफ़ा देखना बड़ा ज़रूरी है। यानी आप बिल्कुल नॉर्मल भी हैं, आज आपके कोई सिम्टम्स नहीं है, हो सकता है 6 मंथ ईयर आफ्टर, तो 2 साल में एक बार आप स्क्रीनिंग करवा लें। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ठीक है। और बाहर की दुनिया में आपकी इंश्योरेंस ही वो वैलिडेट नहीं करते जब तक आप उसको सर्टिफिकेट नहीं लाते फिटनेस का, कि 2 इयर्स आफ्टर आपने अपना बॉडी का कंप्लीट चेकअप किया है, जिसमें आंखें भी शामिल हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। और चाइल्डहुड में, बचपन में ये तो ज़रूरी है कि आप यानी पहले, यानी इनिशियली आफ्टर बर्थ कि आपका कंप्लीट चेकअप हो, और आफ्टर 2 इयर्स ये बड़ा नेसेसरी है ना, कि 2 इयर्स में अब मैं भी हूँ, मेरी भी कोई चेंजेस आ सकती हैं। हर 2 साल में कोशिश करें एक बार आप चेकअप करा लें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई इशू अगर स्टार्ट हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो आप उसको उसी वक्त आप मैनेज कर लें। डॉक्टर साहब थैंक यू। क्योंकि देखा ना, जो फ्रंट पे चीज़ें नज़र आ रही होती है आपकी, अगर आप लोग बैक पे देख लेते हैं, वो बड़ा ज़रूरी है। और एक डॉक्टर भी अगर सिर्फ आपकी असेसमेंट सिर्फ आपकी सिम्टम पे कर रहा है, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि वहाँ वो भी गलती कर रहा है, उसको भी इन डेप्थ जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वही आंख को जब तक आप प्रॉपर्ली नहीं देखेंगे तो अंदाजा ही सर्टेन टाइम अभी हमें रिपोर्ट होता है कि डॉक्टर चेक कर रहा होता है, कह रहे खुद ही पेशेंट कह रहा होता नहीं जी ये मसला तो नहीं है मुझे, आप भैया आप उसको छोड़ने, डॉक्टर को चेक करने, वो खुद निकालेगा मसले। कह रहा है कि उस पे आप रिलाई करें, और एक जो हेल्थ स्क्रीनिंग हम ओवरऑल जब बात करते हैं ना, इसका रुझान पाकिस्तान में नहीं है, जो कि होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स भी इसमें प्लीज़ कोऑपरेट किया करें लोगों के साथ, क्योंकि अक्सर होता है कुछ नहीं है, वैसे ही आगे हॉस्पिटल, सो जो प्रिवेंट करना होता है बीमारी को, वो भी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक, बार-बार इनवाइट करने के लिए।
न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। एसिडिटी ने की फेवरेट नाश्ते के साथ बड़ी गड़बड़। गड़बड़ 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 गड़बड़। इनो ऑन, गड़बड़ गॉन। तेजी से आराम पहुंचाए इनो। तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर से रुजू करें। खुराक लेबल पर दी गई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। दिल और हाई ब्लड प्रेशर के मरीज नॉलेज के मशवरे से इस्तेमाल करें। ज्यादातर पेशेंट्स कैविटीज के बारे में परेशान रहते हैं और दांतों की हसासियत की भी कंप्लेन करते हैं। न्यू सेंसोडाइन कैविटी प्लस सेंसिटिविटी कैविटीज और दांतों की हसासियत दोनों से तहफ़्फ़ुज़ देता है। हमजा, बालकनी में प्लांट्स को सेट कर दो। वो तो माली सेट कर देगा ना। अरे वाह, मैं तुम्हारी प्रमोशन के लिए खुद को नए घर नए शहर में सेट करूं, तुमसे 4 गमले सेट नहीं हो रहे यार। भूल ये हुई है मुझसे थोड़ा सा कुछ। क्या करो? सेट करो, खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। चाय अच्छी बना लेते। वैसे वीकेंड पे माली का काम भी कर लेता हूँ। From Nestle. न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार्स से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। सेंसिटिविटी की वजह से लोग अपनी आदतें बदल देते हैं, लेकिन ये इस बात का हल नहीं है। यूज द राइट प्रोडक्ट न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। न्यू एंड इम्प्रूव सेंसोडाइन रैपिड एक्शन 60 सेकंड्स में सेंसिटिविटी से आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन बिकॉज इट वर्क्स। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक ये है कि बच्चों को किस तरह से इंगेज किया जाए। अब बच्चों की बात तो नहीं आ रही, अब बड़े बच्चों की जरा बात करते हैं। आज है ना, छोटे बच्चों की बहुत बातें कर ली। मैट्रिक के पेपर हो गए, उसके बाद अभी खत्म होने वाले हैं। हाँ, वो फर्क बहुत बड़ा। अब मैं सच्ची बात एक बताऊं, कुछ मुझे पता नहीं होता मैट्रिक के पेपर कब और 9th के कब, बिकॉज वो अरसा हो गया ना, अरसा हो गया। और ऑब्वियसली इंटरेस्ट भी जाहिर उस तरह से आपको पता ही नहीं होता ना पढ़ाई में। तो मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, ओके, जब तब मैं थी, लेकिन अब मैं नहीं हूँ और अब मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता। और मैं सबको ये कहती हूँ स्किल्स पे फोकस करें। ठीक है, डिग्री है, एक डिग्री होना जरूरी है, पढ़ाई का शौक है, जरूर पढ़ाई करें। बट डिसएग्री, प्लीज पढ़ाई पे भी फोकस करें, और बहुत जरूरी है कि फोकस करें। शुभ, मैं क्या बात कर रही हूँ, मेरी बात सुने ना। मैं ये बात कर रही हूँ कि देखें, अब अक्सर ये होता है ना कि आपने अगर बैचलर्स की डिग्री ले ली, तो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो अपने प्रोफेशनल करियर पे वो स्टार्ट ही नहीं करते जी। अब मुझे मास्टर्स करना है, अब मुझे पीएचडी करनी है। मतलब आप देखिए 30, 32, 33 साल, 34 साल हो जाते हैं, जिसमें वो सिर्फ कहते हैं हमसे पढ़ रहे हैं अभी। सो मैं उसमें ये कहती हूँ कि उस टाइम पे ठीक है, आपकी ग्रोथ हो रही है, पढ़ रहे हैं, आपके पास नॉलेज आ रहा है, यू हैव दैट डिग्री,
बट द पॉइंट इज कि आपने किस तरह से अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ पे भी काम करना है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो साथ साथ चाहिए। अगर बैचलर्स डिग्री है साथ साथ काम करें या बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स डेवलप करें और उसके बाद अब अगली डिग्री की तरफ। लेकिन आज का टॉपिक नहीं है हमारा। नहीं टॉपिक है ना, अगर कोई ये कहता है कि मैं कब स्किल डेवलप करूं, अब स्किल डेवलप करें छुट्टियों में, तो ये टॉपिक हमारा है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं रम रिजवी, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, शी इज लाइफ कोच, हमारी रेगुलर गेस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत शुक्रिया रम। ये जो बहस है ना कि डिग्री स्किल्स है, हम बहुत ज़्यादा बात करते भी आए हैं, लेकिन वो जो एक सवाल होता है कब करें, स्किल्स पे काम कब करें, टाइम ही नहीं है। हाँ, ये वाला मसला। छुट्टियां तो आ रही हैं, तो टाइम ये है ना, ये टाइम असल में ये है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं कि देखिए हर चीज़ जो है उसकी आप ना एक्सपर्ट बन सकते हैं। और आप देखा जाए तो आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा लें, कुछ उठा लें, उसका फाइनली कोई ना कोई ओलंपिक्स या एशियन गेम्स या कम से कम स्टेट गेम्स चल रहे होते हैं। स्क्रॉलिंग के कोई नहीं है ओलंपिक्स, ठीक है। तो ये जो आप अंगूठों को अपने पूरी छुट्टियों में आप इस्तेमाल करके एक्सपर्ट बनेंगे ना, रील्स से, यूट्यूब से, गेम्स खेलने से, उस तरह करके कि ज़ाया करने से, अगर गेम्स में भी आप जाना चाहते हैं तो उसके भी अब जो है ओलंपिक से ज़्यादा महंगे गेम्स जो है जो आपके ऑनलाइन गेम्स होते हैं उसमें होते हैं, लेकिन उसमें प्रोफेशनली जाएँ तो बात है, अदरवाइज़ आपकी छुट्टियाँ ज़ाया हैं। इफ़ रिमेंबर हमने पहले भी एक दफ़ा बात की थी कि कोई भी हमें आदत बनाने के लिए मिनिमम 21 डेज़ चाहिए होते हैं। तो ये वो टाइम आ जाता है जिसमें 21 डेज़ से 60 डेज़ के अंदर आप गुड हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं। छुट्टियों में आपके साथ पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि थोड़ा सा टाइम जो है दिन का कुछ ना कुछ कोर्सेज करें। और प्लीज़ पेरेंट्स अब ये एक्सक्यूज़ ना बनाएं कि वहाँ इतनी दूर सेंटर है, वहाँ यूं करना पड़ेगा। फ्रैक्शन मतलब वाकई बहुत सस्ते में आपको ऑनलाइन कोई ना कोई मिल जाता है जो रोज़ाना की आपकी एक दिन की क्लासेस चल रही हूँ। 1 घंटा क्लास होती है, 1 घंटा वो प्रैक्टिस करें, कोडिंग उठा लें, डिज़ाइनिंग उठा लें, वीडियो एडिटिंग, जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में वो जाना चाह रहा है, आप उसकी क्लासेस रखवाएं। सेकेंड हाफ ऑफ द डे आपका जो है वो खुद जो है थोड़ा सा अपना खेल लें। 2 से 3 घंटे से ज़्यादा उनका स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरी है। देखिए उनका भी जो इंटरेस्ट है, वो जो अपना कुछ करना चाह रहे हैं, सुबह पढ़ाई की है वो चीज़ करवाएं, फिर खाने पीने में उनको अपने साथ इन्वॉल्व करवाएं। कुकिंग का शौक़ नहीं है, कुछ ये सब नहीं है, टेबल सेट करो, चलो वहाँ की सफाई करो, डस्टिंग करो। क्या पता थोड़े टाइम में आपको पता चले उनको गार्डनिंग का शौक है, आपको पता ही नहीं है, आपने एक्सप्लोर ही नहीं करवाया है। तो घर में पत्ते साफ करने से आप स्टार्ट करवा दें कोई ये चीज़। तो दिन का टाइम जो है ना उनका थोड़ा सा इंगेज इस तरह करके रखें। और जो लास्ट पार्ट ऑफ द डे है उसमें प्लीज़ गेम्स करवाएं। 60 मिनट्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्पोर्ट्स, बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट आप देखें, मुझे माशाल्लाह अब दिखाई देने लगा है, क्योंकि एक तो मौसम इवॉल्व भी हो रहा है कि आपको दिखेगा कि वो रात को, क्योंकि वो हीट भी कम हो जाती है, क्रिकेट चल रहा है, क्रिकेट है, पैडल टेनिस है। हाँ, ये पैडल टेनिस यार बड़े मजे की ये शुरू हो गया। और आप अपने गली में बैडमिंटन खेलें, आप कुछ नहीं तो रन पे जाइए, स्विमिंग कीजिए अगर आपकी कम्युनिटी में है, लेकिन आपका शाम का 60 मिनट्स गेम्स में होना चाहिए, तो आपका ये वेकेशंस वर्थवाइल है। अदरवाइज आपने बाकी सालों की तरह उसको वेस्ट कर दिया, ना कोई स्किल हासिल की, ना अपनी बॉडी पे वर्क किया आपने, ना एंगेजमेंट की घर के अंदर कोई, और ज़ाया हो चुका। बस ये आपका अनदर वेकेशन हो जाएगा, दैट्स इट। उसमें एक मसला ये भी है ना कि हमारे यहाँ वो जी अभी तो फारिग हुए पेपर से, इतना टफ था, रेस्ट तो कर ले थोड़ा सा, बेचारा बहुत मेहनत करता रहे। ठीक ही कहते हैं, रहने दो, छोड़ा करो सभी। जो जॉब पे स्ट्रेस होता है ना, मैं कहती हूँ अल्लाह करे मैं स्कूल के टाइम पे चली जाऊँ वापस। वैसे एक बात बताऊँ, आसान था। मैं आज सुबह ही आँख खुली तो हमारी जो आदत है ना फोन देखने की, सबसे पहले तो मैं आज ही रील देख रही थी कि वो कहते हैं कि जो बचपन का जो भारी बस्ता हमें लगता था, दिल करता है वही भारी बस्ता वही वापस इंसान उसी बर्डन को फील करना शुरू कर दे, ना कि जो आज का बर्डन हम सब कैरी कर रहे होते हैं। आप छोटे बर्डन बड़ा कम लगता है। और आपको पता खाना पीना आपके पास आता था, सब कुछ बेड सेट होता था। मतलब मैं सोचती हूँ इतने मजे का टाइम था वो वाला, अब स्ट्रेस है। तो आपको चाहिए कि अगर वो एग्जाम्स का स्ट्रेस उन्होंने लिया था, नींद अपनी पूरी करें रूटीन के अंदर, ये भी मज़ा है। मसला क्या आता है, पेरेंट्स इसको ऐसे करते हैं जैसे स्कूल का माहौल घर में कर दिया। आप उसमें इस तरह देखें कि अगर उसने 3-4 घंटा स्क्रीन पे लगा दिया, तो आप डांटने के बजाय कि फ़ोन रखो साइड में, आप आके बैठ के बात करो, अच्छा क्या बनाना है अभी, क्या करें, क्या करने चलें बाहर, बताओ। अगर नहीं कहेंगे तो बच्चा स्क्रीन देखेगा, वो देखता ही रहेगा। यू नॉट गिविंग योर किड एन ऑप्शन। एग्जैक्टली और आपने उनको इंटरनेट दिया हुआ है, एक ओपन बेखद एक ओपन दुनिया दी हुई है, तो वो क्या करेगा। और इतनी ज़्यादा डोपामिन होगी। मैं ना भी थोड़े दिन पहले अपने बेटे को देख रही थी कि बच्चों का एक शो चल रहा था, वो साथ बैठा हुआ था कि शो भी देख रहा है और उसके साथ में उसका एक फुटबॉल ऑनलाइन मैच चल रहा था।
और मैंने उससे कहा मोहम्मद ये खतरनाक है, दिस इज वेयर यू आर ट्रेनिंग योर सेल्फ कि ना इसमें 100% दिल है ना इसमें 100% आप फोकस नहीं करें किसी एक चीज में। एग्जैक्टली। तो फिर उसको अब मैंने खास अब उसने फिर साइड में ना रख के फिर आके बैठता है कि उसने देखा है कि आप ऑटोमेटिक, और ये हम भी कर रहे होते हैं, मूवी चल रही होती है और साथ में हमारा फोन भी चल रहा होता है। तो इसका मतलब इतना ज्यादा हम अपने आप को एनर्जीज और वो दे रहे हैं डोपामिन के, बस यहाँ से भी मुझे मिल जाए, कुछ यहाँ से भी मिल जाए। तो जैसे ही अम्मा अब्बा हटते हैं तो वो जो फोन है वो उसकी दुनिया है, उसमें कलर्स हैं, उसमें उसमें म्यूजिक चल रहा है हर बात पे। अभी कितना बोरिंग हम बैठे हुए, पीछे कुछ बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इस चीज में अगर हम कुछ देखते हैं तो सब कुछ डूश डाश चल रहा होता है। तो दैट मेक्स इट सो एक्साइटिंग फॉर देम कि हर थोड़ी देर में चेंज हो गया। तो रियल लाइफ इज बोरिंग, रियल लाइफ कलर्स आर बोरिंग, रियल लाइफ साउंड्स आर बोरिंग। इसलिए ज़रूरी है कि स्क्रीन ऑफ हो, आप उसमें टाइमर लगाइए, 2 घंटे के बाद उनको एक्सेस। और वो 2 घंटे भी एक साथ नहीं होना चाहिए, नहीं होना, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ, 40 मिनट्स हो जाए, एक ब्रेक हो, आपने डिवाइड किया, अच्छा सुबह के वक्त आपने यूज़ करना है, शाम के वक्त यूज़ करना है, कभी नहीं भी करना यूज़, तो इट्स ओके। ज़रूरी नहीं है कि अगर अम्मा बने गए कि आपने 2 घंटे यूज़ करना, तो 2 घंटे यूज़ करना ही करना है। अगर आप किसी और चीज़ को एंजॉय करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज काफ़ी कम हो जाते हैं, आप फोकस करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा ये करती हूँ कि मैं कुछ टाइम के लिए दिनों गायब हो जाती हूँ। हाँ, बाजी बन आएंगी तो रोज आ जाएंगी, सोशल मीडिया पे गायब होंगी तो महीनों गायब है। मुझे ये होता है कि बस जब मुझे फील होता है ना कि मेरा फोकस नहीं हो रहा चीज़ों में, बिकॉज आप इतनी आदत हो जाती है बाजू का स्क्रॉलिंग की, और हमें रियलाइजेशन बाजू का, मैं कहती हूँ ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपको रियलाइज हो रहा है कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग कि आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। तो मैं तो महीनों गायब हो जाती हूँ। एक नंबर आया है कि 80% ऑफ स्क्रॉलर्स डेवलप एंजाइटी और जिंदगी में आगे जाके डिप्रेशन। मेरे साथ तो शदीद वही वाली बात है, जो रियलिटी और जो रियल नहीं है उसके बीच में, क्योंकि आप फर्क नहीं कर पाते, तो रियल लाइफ की चीजों से आपको एंजाइटी होती है। हम देखें डेली बेसिस पे ये बात कर रहे होते हैं ना कि वो जो रियल लाइफ है और जो सोशल मीडिया की जिंदगी है, जहाँ पे आप एक सिर्फ अच्छा अपना इमेज दिखा रहे होते हैं, जहाँ पे आपने किसी की सिर्फ एक अचीवमेंट ही को देखा होता है, इतनी अंडरस्टैंडिंग है अब तो हम सब में। मैं प्रॉब्ली इसका वर्ड इसलिए यूज़ करूँ कि मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये है कि पता है हमें सोशल मीडिया पर क्या है, पता है हमें कि उसने अपनी बेस्ट साइड ही दिखानी है, पता है हमें वो नहीं है रियल लाइफ। सो फिर क्यों हमने अपने ऊपर हावी कर लिया है? जब हम किसी का कंटेंट देख रहे हैं हमें पता है कि नहीं है वो रियल, हावी क्यों है हमारे ऊपर? हमें पता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता ना उस तरह। बच्चे उस चीज़ को देख रहे होते हैं। मेरी बेटी ने जो ज़ारा शो पे भी जब आई थी, उसने देखा कि कोई है हमारे कोई मुस्लिम कंटेंट वो हैं क्रिएटर, उन्होंने कहा कि ना अपनी ईदी अपने पास रखना, अपने माँ बाप को नहीं देना। ओ भाई, ज़ारा ने नहीं दी। देख लिया मैंने कहा ज़ारा तुम एक आउटसाइडर की बात सुन रही हो और तुम्हें माँ बाप नहीं गए। मैं तुमसे कह रही हूँ, वो बातें छोड़े, आपने ली क्यों उससे ईदी? मैं तो रखती हूँ, उनकी शॉपिंग करवाती हूँ कि भाई इससे खर्च करो ना जाए, कि मतलब मेरे जब भी वो कुछ खरीदेगी तो मैं कहूँगी देखो तुम्हारे उसमें से माइनस हो गया। ये काम आपकी अम्मी ने किया होता तो अच्छा लगता? मेरी अम्मी ने सारे ले लिए थे। अच्छा लगा था? वो तो फिर भी शॉपिंग करा हमें तो पता ही नहीं होता था, कहते दे दो रखवा दो बाद में मिल जाएंगे। यार बच्चे बकायदा रेफर करते हैं उसने ये कहा मैंने कहा मैं कौन हूँ, और मुझे अब ये ज्यादा फील हो रहा है बिकॉज आई गेटिंग इन बिटवीन। एंड शोएब सभी आपने तो बच्चों का वो देखा है ट्रांजिशन 3 साल में, तो अब वो हो रहा है कि नहीं उस इन्फ्लुएंसर ने ये कहा था। दे डोंट अंडरस्टैंड रियलिटी। इसलिए 9th-10th के बच्चे या 8th के भी मैं कहती हूँ बहुत सुनहरा टाइम है, जिनको 2 महीनों का जब ब्रेक मिलता है, इट्स अमेजिंग कि आप स्किल प्लीज कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो आप वीडियोस देख रहे हैं, देखने के बजाय वो क्रिएटर बन जाएं। आपको बनाना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे माशाल्लाह में फर्स्ट ईयर जो हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में बात कर रहे होते हैं, पता चलता है कि फर्स्ट ईयर में हैं और ऑलरेडी किसी के लिए वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, किसी के लिए सोशल मीडिया हैंडलिंग कर रहे हैं। कल हमारे पास एक बच्चा आया था, वो भी 2nd ईयर के उसने एग्जाम्स दिए और पिछले 3 सालों से वो काम कर रहा है, उसने एक एजेंसी बना ली है। यस, ही इज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड। यस, और देखिए जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जिन्होंने टाइम ज़ाया करना है वो भी कर सकते हैं। रिमेंबर हम ये बार बार कहते हैं कि 90% यूथ इज़ अनएम्प्लॉयबल। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम कह रहा है, ट्रिब्यून में आया हुआ है। अनएम्प्लॉयबल का मतलब ही यही है कि जब आप समझते हैं कि यार कोई बात नहीं है, तो मेरी छुट्टियां थी 9, 10, 11, 12 इसी तरह कर करके आपने छुट्टियां ज़ाया की, आप में और आपके बराबर में जो बच्चे हैं या बाकी जो लॉट है उसमें क्या फ़र्क है? There is no difference. So it's important कि आप skills कुछ ना कुछ हासिल करें। कुछ ना कुछ करें। देखिए अगर बाज़ोकात होता है ना, अच्छा स्किल अगर आप उस स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं तो आपको ये है कि अच्छा हमें कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा ऐसा कुछ भी। आप अगर बाहर के ममालिक में देखें तो इसमें कोई बुराई नहीं समझी जाती कि कोई रेस्टोरेंट पे काम कर रहा है, कोई बुराई नहीं समझी जाती कि कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है। हमने यूथ को देखा है कि वो अर्निंग के पर्सपेक्टिव से कि अगली पढ़ाई अपनी मैनेज करनी है या कुछ पॉकेट मनी या कोई चीज़ खरीदनी है, तो वो उस सर्टेन टाइम पीरियड के लिए वो कहीं भी कोई जॉब कर लेते हैं। हमारे यहाँ
बहुत जजमेंटल हो जाते हैं हम लोग, जी, और जी। खुद बड़ा हम एहसासे कमतरी का शिकार हैं कि पता नहीं क्या होगा, किसी को पता लगे कि ये तो जी बड़ा गरीब है तो पेट्रोल पंप पे काम करता है। Very थोड़ा सा true, इन very चीज़ों true. को भी आम करना चाहिए। मेरे कि देखिए इससे अपने जो आपके है, अंदर जो खुद डेवलप एहसास डेवलप बिल्कुल, आपको अगर खुद ये फीलिंग आ रही हो ना कि मेहनत जो है उसमें कोई बेइज्जती नहीं है किसी भी किस्म की। हमारे कपल है, हमारे डॉक्टर्स हैं दोनों, RAC में होते हैं, और उन्होंने अपने बेटे को मेरे ख्याल से 9th में था 2 साल पहले, उसको एक यहाँ पे आउटलेट है वहाँ पे अकाउंट्स पे बिठा दिया था। तो थोड़े दिन तक उसने पैसे की हैंडलिंग की, थोड़े दिनों में उसने कपड़े का देखा कि डिफरेंट टाइप क्या होता है, वो डॉक्टर बनने जा रहा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इसलिए कि मनी हैंडलिंग क्या चीज़ होती है। अब यकीन करें उस बच्चे में, वो जिसमें 10th में 11th में आया है उसमें, और जब मैं बाकी बच्चे देखती हूँ फ़र्क है कि ऑर्डर देते वक्त वो देखता है कितने की चीज़ है, क्या है, बात करते वक्त मनी मैनेजमेंट। एक छुट्टी में, सिर्फ एक समर वेकेशन में 2 महीना उसने एक दुकान पे बैठा है, और वहाँ से उसकी जो है चेंज हुई है पर्सपेक्टिव। आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं जिनके आउटलेट्स होते हैं, जो कि इसी तरह पेट्रोल पंप किसी का, कोई वहाँ का ओनर होता है, कुछ होता है, बच्चे को खड़ा करवाएं 3 घंटा खाली, सिर्फ 3 घंटा वहाँ पे तुम जाके इंटर्नशिप करोगे, इंटर्नशिप जैसी चीज करें कि तुम सिर्फ वहाँ पे देखो किस किस्म के लोग आते हैं, कितनी मुश्किल होती है नौकरी, और आप यकीन करें आप उनको अपने माँ बाप का एहसास होता है फिर कि यार मेरे माँ बाप को कितनी मुश्किल हुई होगी। आपको एहसास होता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, वैल्यू ऑफ मनी, और पीपल हैंडलिंग कितना मुश्किल है। आपके तो सारा इंटरेक्शन माँ बाप बीच में शील्ड होते हैं ना, कि कोई रिश्तेदार कुछ ना कह दे, दुनिया में आगे ना जाना, अच्छी दुकान पे जाएं, ये करें, तो उनको एहसास होता है कि कितनी मुश्किल जिंदगी होती है, और उसका एक ग्लिम्स मिल जाता है। हाँ, ये जरूर करें कि उनको जानने वाले, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं वाले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जानने वाले के बिजनेस में भेजें, एनवायरनमेंट सेफ रखें। बिल्कुल, ऐसे नहीं कि बस गली में था तो वहाँ भेज दिया। बच्चे को टफ करने के चक्कर में किसी ऐसी जगह से एक्सपोज ना करें कि जहाँ पे उसकी जिंदगी खुदा न खास्ता CCTV कैमरास लगे हों, सर्विलेंस होता हो, इन एंड आउट टाइम होता हो, बच्चे को ड्रॉप पिक करने का आप ख्याल रखें। टाइम अब पहले जैसा नहीं रहा है, वो चीज़ आप ख्याल रखें और उसको एक्सपोजर दें। बिल्कुल ऐसे है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू, और बड़ा ज़रूरी है ये बात तो हमारी मैट्रिक के बाद के छुट्टियों की थी, लेकिन इट अप्लाइज ऑन एवरीबॉडी एक्चुअली, क्योंकि ज़ाहिर है अभी फाइनल्स होंगे, उसके बाद छुट्टियां होंगी, ज़ाया ना करें वक्त, जिसके पास भी टाइम है, जिसके पास भी टाइम है, पूछो। नहीं, हम सब पास टाइम होता है, वो अलग बात है कि हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं। सो नो मैटर व्हाट एज यू आर इन, टाइम को यूटिलाइज करें। एवरी मिनट इज इंपॉर्टेंट, इट्स प्रीशियस, इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू आर हैविंग। इस पर प्लीज़ फोकस करें। इससे पहले कि आपसे इजाज़त लें, छोटी सी बात जो हमने आगाज़ में भी की थी कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस यानी मार्के हक, जिसको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह इसी सेट पे, और उसके लिए आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? इट कुड बी अ पोस्टर, इट कुड बी अ ड्राइंग, इट कुड बी अ पोर्ट्रेट, इट कुड बी अ सॉन्ग, कुछ भी, जिस भी तरीके से आप करना चाहते हैं, खराज तहसीन पेश कीजिए, हमें वीडियो भेजिए, कोई क्रिएट अ कंटेंट, जस्ट शेयर विद अस, और हम उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।